Hello and welcome to the Hindu News Analysis. In this video, we discuss the news analysis of the Hindu on daily basis. तो देखिए आज है 15 मई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस। तो देखिए पहला मेन खबर ये है कि अभी जो माइग्रेंट वर्कर हैं उनके लिए स्पेशल फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट करने के ऊपर बात सामने आई है। इसके लिए देखिए 3,500 करोड़ का जो सेकेंड ट्रेंच ऑफ द स्टिमुलस है, जैसा कि हमने देखा अभी 20 लाख करोड़ सरकार ने अभी स्टिमुलस पैकेज रिलीज़ किया है। ठीक है, तो अभी जो माइग्रेंट वर्कर हैं, बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, ठीक है, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम के तहत रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, तो उनके लिए 3,500 करोड़ रुपए रिलीज़ किए गए हैं ताकि सभी लोगों को कम से कम फ्री फूड ग्रेन्स मिल सके। ठीक है, देखिए दोज हु विदाउट राशन कार्ड। तो अभी देखिए इसमें नेक्स्ट 2 मंथ के लिए बोला गया है कि उनको राशन देने की बात की गई है। जैसा कि हमने देखा था स्टार्टिंग में मार्च में जब ये क्राइसिस शुरू हुआ था, तभी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1.7 लाख करोड़ जब रिलीज़ किया गया था, उसमें जितने भी राशन कार्ड होल्डर थे उनको 5 kg ऑफ वीट या राइस और 1 kg ऑफ दी पल्सेस देने की बात की गई थी। लेकिन जो नॉन राशन कार्ड होल्डर थे उनके ऊपर काफ़ी दिक्कत थी। ठीक है, तो अभी इनको भी कवर किया गया है। तो देखिए और क्या क्या इसमें पॉइंट्स कवर किए गए हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए माइग्रेंट्स के लिए बात की गई है। ये जो अभी 20 लाख करोड़ पैकेज अनाउंस किया गया है उसमें इनके लिए क्या क्या पॉइंट्स हैं वो बात कर लेते हैं। देखिए बताया जा रहा है कि क्लोज टू 8 करोड़ माइग्रेंट हु आर नॉट कवर्ड अंडर दी फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, 8 करोड़ माइग्रेंट लेबरर हैं जो इसके अंदर कवर्ड नहीं है, तो उनको अब दिया जाएगा 5 kg ऑफ ग्रेन्स, 1 kg ऑफ दी चना पर फैमिली पर मंथ फॉर 2 मंथ के लिए। ठीक है, तो 5 kg ऑफ ग्रेन और 1 kg ऑफ चना दिया जाएगा। और जो रेंटल हाउसिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। ठीक है, तो उन्हें अफोर्डेबल रेंटिंग हाउसिंग भी मिल सकेगा। ठीक है, और देखिए इंटरेस्ट सबवेंशन वर्थ 1500 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट सबवेंशन, यानी कि उन्हें कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, उसके तहत उनको बेनिफिट हो सकेगा ताकि वो लोन वगैरह लेके अपना जो भी कामकाज है वो शुरू कर सकें। देखिए जो मुद्रा शिशु लोन्स हैं 50,000 तक के, वो भी उनके लिए अभी बेनिफिशियल साबित होने वाला है। वन नेशन वन राशन कार्ड की बात की गई है। इसके तहत जो एक ही राशन कार्ड आप ऑल ओवर इंडिया यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जितनी भी पीडीएस की दुकानें हैं यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जो जितनी भी दुकानें हैं, ठीक है, जहाँ पे फ्री राशन वगैरह भी मिल सकता है, वहाँ पर सभी राशन कार्ड जो कोई भी आप स्टेट के हो वो राशन कार्ड आप वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। पहले ऐसा नहीं था, तो अभी इसकी बात की जा रही कि हो सकता है ये मार्च 2021 तक स्टार्ट कर दिया जाए वन नेशन वन राशन कार्ड का जो अपना प्रोविज़न है। ठीक है, और देखिए और बात की गई है 6,000 करोड़ टू बी यूज फॉर बूस्टिंग एम्प्लॉयमेंट फॉर द आदिवासी एंड द ट्राइबल। जो आदिवासी और ट्राइबल पब्लिक है उनके लिए 6,000 करोड़ बूस्ट किए गए हैं ताकि उनको बेनिफिट हो सके, वो अपना एम्प्लॉयमेंट चालू कर सके। ठीक है, देखिए द स्कीम वर्थ 5,000 करोड़ टू फैसिलिटेट ईजी एक्सेस फॉर द क्रेडिट ऑफ द स्ट्रीट वेंडर। यहाँ पे स्ट्रीट वेंडर को भी फैसिलिटीज़ हैं, 5 करोड़ उनके लिए रिलीज़ किए गए हैं ताकि वो लोन लेके अपना जो भी काम है वो स्टार्ट कर सकते। ठीक है, देखिए 63 लाख एग्रीकल्चर लोन, ठीक है, एग्रीकल्चरल लोन भी देने की बात की गई है, तो ताकि फार्मर्स को बेनिफिट हो सके। और बहुत सारे जो फार्मर्स हैं जो पीएम किसान के तहत जिनको देखिए कंसेशन क्रेडिट फॉर 2.5 करोड़ पीएम किसान बेनिफिशियरी वर्थ 2 लाख करोड़। तो जो भी पीएम किसान के तहत कवर्ड है उनको उनके लिए रिलीज़ किया गया है ताकि उनको सही टाइम पे पैसे मिल सके। ठीक है, कंसेशनल क्रेडिट है उनके लिए ये। अब देखिए आगे बात की गई है 11,000 करोड़ रुपए टू दी स्टेट, स्टेट को 11,000 करोड़ मिलने की बात की गई है दैट डिजास्टर रिस्पांस फंड के लिए। ठीक है, उनकी जो डिजास्टर रिस्पांस फंड होता है उसमें देंगे ताकि वो शेल्टर वगैरह माइग्रेंट्स के लिए बना सके। ठीक है, तो ये सब प्रोविज़न अभी देने की बात की गई है। और यहाँ पे मनरेगा के तहत भी 14.62 करोड़ पर्सन डेज ऑफ द वर्क, यानी इतने दिनों का काम मनरेगा के तहत, यानी मनरेगा के तहत काफ़ी कुछ अभी एम्प्लॉयमेंट देने की बात की जा रही है। तो ये सब चीज़ें अभी इंक्लूड की गई हैं ताकि जितने भी माइग्रेंट लेबरर हैं जो अभी वापस अपने नेटिव प्लेसेस की तरफ मूव कर रहे हैं उनको काफ़ी थोड़ा बहुत फ़ायदा देखने को मिल सके। ठीक है, और देखिए यहाँ पे एक बात बताई जा रही है कि डबलिंग दी टाइम, यानी जो डबलिंग टाइम है, डबलिंग टाइम क्या होता है, सपोज करिए जो 100 दिन में जो 100 केसेस हैं उसको डबल होने के लिए सपोज करिए 10 डेज लग रहे थे, और 200 केसेस बनने के लिए उसको 20 दिन लग जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो 10 दिन है, 10 दिन लग रहे हैं डबल होने के लिए केसेस, तो जितना ज़्यादा होगा डबलिंग डे उतना हमारे लिए बेनिफिशियल हो गया। ठीक है, तो डबलिंग टाइम ज़्यादा होना चाहिए। तो अभी देखा जा रहा है कि डबलिंग टाइम क्लोज टू 13.9 डेज, अभी क्या चल रहा है 13.9 डेज, आप पकड़ लीजिए 14 दिनों में केसेस डबल हो जा रहे हैं। ठीक है, तो इस स्पीड से अभी केसेस हमारे यहाँ बढ़ते हुए जा रहे हैं।
तो अभी तक हमने देख लिया कि 78,000 के आसपास अभी तक भारत में केसेस आ गए हैं, ठीक है। काफ़ी अभी केसेस बढ़ते जा रहे हैं भारत में भी, और देखिए डेथ 2,500 तक डेथ हो गए हैं। वर्ल्ड वाइड आप देखेंगे तो 45 लाख तक केसेस पहुंच गए हैं, ठीक है। जिसमें अभी भी अमेरिका लीड कर रहा है। तो अभी तक जो पिक्चर है काफ़ी ग्लूमी दिखाई दे रही है। देखते हैं इसके ऊपर आगे फ्यूचर में कब तक इस पे कंट्रोल किया जा सकता है। अब देखिए जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट स्टाफ्स हैं, उनके लिए भी वर्क फ्रॉम होम की बात की गई, लेकिन अभी उनके ऊपर स्टे लगाया है। तो उनके लिए अभी लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स और जो भी आप कह सकते हो जो एक्सेसरीज एसेंशियल होते हैं वर्क फ्रॉम होम के लिए, उसकी उसको उसको प्रोवाइड कराया जाएगा। देखिए एस्टेब्लिश स्टाफ कैन वर्क फ्रॉम होम फॉर 15 डेज अ ईयर, ठीक है, 15 दिन एक साल में। एम्प्लॉयज विल बी प्रोवाइडेड विद लैपटॉप एंड डेस्कटॉप। एम्प्लॉयज माइट ऑल्सो बी रीइम्बर्स, जो इंटरनेट के खर्चे होते हैं, ठीक है, वो भी उनको रिम्बर्स किया जाएगा। तो आने वाले टाइम में ऑनलाइन का ही टाइम होएगा, वहाँ बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन शिफ्ट होती हुई दिखाई देंगी, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। और देख चलिए ये देखिए, देखिए यहाँ पे बताया कि देखिए कैसे अभी एक एक्सीडेंट देखने को मिला है। जैसे कि आप देख ही रहे होंगे कि कितने सारे जो माइग्रेंट वर्कर है कैसे पैदल ही पैदल अपने घरों की तरफ मूव कर रहे हैं। तो काफ़ी इसमें डेथ देखने को मिली है, काफ़ी एक्सीडेंट्स देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर एक और लापरवाही देखने को मिली है कि एक जो ट्रक है और एक जो बस है उसके बीच में एक्सीडेंट हो गया, और काफ़ी लोगों की आप कह सकते हो यहाँ पे डेथ हो गई है, ठीक है, और इंजर्ड हो गए हैं काफ़ी लोग। और यहाँ पर देखिए जो हाउस हेल्प्स थे, जो हाउस आप कह सकते हैं हेल्प के लिए काम करते थे, ठीक है, उनकी अभी परिस्थिति खराब देखने को मिल रही है। तो वो उनके जो एम्प्लॉयर्स थे वो भी मदद नहीं कर रहे हैं। तो आप कह सकते हो हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम से गुजर रहा है, ठीक है। और देखिए और क्या है, ये तो सिटी की न्यूज़ है, हमारे लिए इतने कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। आगे देखते हैं कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। देखिए चंडीगढ़ एक्सटेंड वैकेशन इन द गवर्नमेंट स्कूल। तो अभी स्कूल वगैरह सभी बंद रहने में ही भलाई है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कैसे जो माइग्रेंट लेबरर है कितनी तक बुरी तरीके से अपने अपने नेटिव प्लेसेस पे पहुँच रहे हैं। इसमें गवर्नमेंट को ज़रूर कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए। श्रमिक ट्रेन वगैरह तो चलाई हैं, लेकिन फिर भी ये पिक्चर देश में देखने को मिल रही है। तो इसके ऊपर भी विचार करके कुछ ज़रूरी स्टेप्स लेने चाहिए, क्योंकि देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ आप देख सकते हैं, और काफ़ी रिस्की भी है क्योंकि काफ़ी एक्सीडेंट्स भी देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये कुछ आप कह सकते हैं एम्प्लॉयमेंट इन लोग का चालू है। आंध्र प्रदेश की बात बताई जा रही है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत जैसा भी पॉसिबल है चीज़ें स्टार्ट करने की कोशिश की जा रही है। देखिए जैगरी बना रहे हैं शुगर केन जूस से, ठीक है। अब देखिए केरला में भी केसेस देखने को वापस से मिल रहे हैं, ठीक है। देखिए केरला प्रिपेयर फॉर राइज इन द केस, 3 डाइज इन द कर्नाटका। देखिए सदर्न स्टेट्स की बात करें तो सदर्न स्टेट में कर्नाटका तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है, और सदर्न स्टेट हमेशा हेल्थ वाइज देखें तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए नज़र आए हैं हमेशा। अभी यहाँ पर खाली तमिलनाडु है जो काफ़ी सीरियसली डील कर रहा है, मतलब आप कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्टेड है तमिलनाडु। बाकी स्टेट्स में तो ठीक ठाक नंबर ही, कम ही नंबर है देखा जाए तो। देखिए आंध्र प्रदेश में 2,000 केसेस हैं, कर्नाटका में 900 केसेस है, केरला में 560 केसेस हैं, और तमिलनाडु में देखिए 9,000 केसेस पार हो गए हैं, ठीक है। तो ये अभी केसेस देखने को मिल रहे हैं ऐसे। और जहाँ केरला पहले एक टाइम तक ही सारे ही केसेस खत्म हो चुके थे, एक भी पॉजिटिव केस नहीं बचा था, लेकिन अभी कुछ केसेस वापस देखने को मिल रहे हैं, तो उसके लिए भी वो तैयारी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो एलजी प्लांट में से जो स्टायरीन गैस हमने देखने को मिला था कि जो विशाखापट्टनम है, वहाँ पर जो ये एलजी पॉलीमर्स है, जो पॉलीमर की कंपनी है, वहाँ से कैसे गैस रिलीज हुई थी, जो स्टायरीन नामक गैस है, ठीक है। तो वहाँ की बात बताई गई कि एरिया भी कंट्रोल में है, वहाँ पे आप कह सकते हो अथॉरिटीज़ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सिचुएशन था, हमें 1984 की याद है कि कैसे 1984 में भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी। तो अभी इसके क्योंकि लॉन्ग टर्म इफेक्ट रह जाते हैं, दिक्कत की बात यह है क्योंकि गैस आपने रिलीज़ की, ठीक है, तो आपको वो लॉन्ग टाइम के लिए आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दे सकता है। तो इसके ऊपर ऐसे लोकेलिटीज़ को कैसे डील करना है, इसके ऊपर ज़रूर ऑफिशियल्स को कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने की ज़रूरत है कि उससे कैसे जो लोकल रेजिडेंशियल एरिया उसको दूर किया जाए, और इन फैक्ट्रीज़ को कैसे आइसोलेशन में बनाया जाए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो सबरीमाला इशू जब चला था, जिसमें ठीक है 10 से लेके 50 ईयर वुमेंस को एंट्री नहीं की जाती थी जो टेंपल है उसमें। तो उसमें एक ऐसे कुछ सोशल एक्टिविस्ट थे जो आगे आकर इसके अगेंस्ट में काम कर रहे थे। तो ये बीएसएनएल में काम करती थी, तो इनको अभी बीएसएनएल से कंपलसरी रिटायर होने को कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये पिक्चर एक देखने को मिल रही है। और आगे देखते हैं और क्या है। यहाँ देखिए जिस तरीके से अभी सिचुएशन चल रहा है, जहाँ एक तरफ इंसान घरों में बंद है, वहीं दूसरी तरफ अभी जानवरों को काफ़ी फ्रीडम मिल रही है, और काफ़ी एनिमल्स को हमने देखा है कि किस तरीके से वो रोड्स पे दिख रहे हैं, और काफ़ी
काफ़ी और भी लोकल स्पेसिस में दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ एक लेपर्ड देखने को मिला है जो रोड साइड बैठा हुआ था, ठीक है। तो इससे काफ़ी जो फॉरेस्ट स्टाफ है वो उसको काफ़ी अभी सचेत रहने की ज़रूरत है। और ये जो एडिटोरियल सेक्शन है उसको तो हमने एक डिफरेंट वीडियो में कवर कर ही लिया है, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम एडिटोरियल और न्यूज़ एनालिसिस दोनों ही डिस्कस करते हैं सेपरेट वीडियोस में, ठीक है। तो आप इसको भी ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये मेंस पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एडिटोरियल को डिस्कस करना, ठीक है। अब यहाँ देखिए जो स्टिमुलस लाया गया वो काफ़ी ज़रूरी है। जो स्मॉल बिजनेसेस है, वेंडर्स है, फार्मर्स हैं, इनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। जो एफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग की हमने बात की, अर्बन पुअर्स हैं, ठीक है। और क्रेडिट देने की बात की मिडिल क्लास के लिए, ठीक है। तो ये सब काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो सकता है, ताकि थोड़ा बहुत लोगों के हाथ में जो एसेंशियल्स है वो जाए, ताकि लोग थोड़ी बहुत और डिमांड बढ़ा सके, फिर ताकि थोड़ा बहुत इकोनॉमी और जो एसेंशियल्स हैं वो सब ट्रैक पे आ सके, ठीक है। अब देखिए 1500 करोड़ रुपए स्मॉल बिजनेसेस को देने की बात की गई है, ठीक है। और जो क्रेडिट फॉर दी स्ट्रीट वेंडर है, फार्मर है, मिडिल क्लास है, इनको भी क्रेडिट देने की बात की गई है। अभी हमने देखा था जो आत्मनिर्भर अभियान जो की बात की थी मोदी साहब ने, ठीक है। तो आत्मनिर्भर में क्या हमें बहुत सारा अभी नेशन के अंदर बने मेक इन इंडिया के ऊपर थोड़ा बहुत ध्यान देना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमें विदेशों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद करना है, लेकिन हम कम से कम सेल्फ रिलायंट हो सके इतना खुद के ऊपर ज़रूर काम करना है, ठीक है। अफोर्डेबल हाउसिंग की हमने बात की, कैसे अर्बन पुअर को भी अफोर्डेबल हाउसिंग, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है इसके तहत अफोर्डेबल हाउसिंग की बात की जाएगी, उनको हाउसिंग दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें पब्लिक प्राइवेट मिलकर देखिए PPP, ठीक है, पब्लिक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये जो प्रोजेक्ट है कंप्लीट किया जाएगा। फिर इसमें जो भी सीमेंट वगैरह है, जो भी स्टील है, कंस्ट्रक्शन के सामान है, वो सब आप कह सकते हो उनकी डिमांड बढ़ेगी, तो ये सेक्टर थोड़ा सा ग्रो होगा, तो थोड़ी बहुत इकॉनमी इससे चलेगी, थोड़ा बहुत एम्प्लॉयमेंट इसमें जनरेट होगा, ठीक है। तो देखा जाए ये थोड़ा सा हेल्पफुल साबित हो सकता है, ठीक है। फिर 5,000 करोड़ की स्कीम और लागू की गई है, विच विल ऑफर 10,000 लोन्स फॉर इनिशियल वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो जो वेंडर वगैरह हैं और जो फार्मर्स वगैरह हैं उन लोगों के लिए भी कैसे ये सब स्टिमुलस पैकेज लागू किया गया है, ठीक है। जिसके तहत देखिए ये मुद्रा शिशु स्कीम्स है, जिसके तहत आप लोन ले सकते हो 50,000 तक। वो सब आपको पैसे मिलेंगे ताकि आप एम्प्लॉयमेंट वापस से स्टार्ट कर सको। 2% ऑफ दी इंटरेस्ट सबवेंशन रिलीफ दिया गया है, 2% आपको इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब हमने ऊपर ही डिस्कस किया कि कैसे जो क्रेडिट कार्ड है किसान वाले क्रेडिट कार्ड स्कीम है, ठीक है, उसमें भी पैसे दिए जाएंगे, उसमें भी बेनिफिशरीज बढ़ाए जाएंगे। तो ये सब हमने ऊपर ही डिस्कस कर लिया था, सेम बातें लिखी गई हैं इसमें। और देखिए और क्या बात बताई गई है। अब देखिए जो हमने डिस्कस किया था कि फ्री फूड अभी दिया जाएगा, जो राशन कार्ड में कवर नहीं है, नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम में कवर नहीं है उनको भी, ठीक है। तो आप ये याद रख सकते हैं कि यूनिवर्सलाइज दी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। ये ऐसे कुछ कैची कैची आप कह सकते हो स्टेटमेंट्स होते हैं, या फिर आप वर्ड्स कह सकते हैं। ऐसे वर्ड्स ही आपको यूज़ करने चाहिए मेन आंसर राइटिंग में, ठीक है। आप नॉर्मल वैकेबलरी का इस्तेमाल करोगे तो इतना अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा, लेकिन आप लिखोगे इस तरीके के वर्डिंग्स इस्तेमाल करोगे तो डेफिनेटली एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए इंडिया रिमाइंड द चाइना ऑफ द क्लेम ओवर द गिलगिट बल्तिस्तान। अब देखिए गिलगिट बल्तिस्तान रीजन में हमने देखा था अभी कैसे इश्यू जनरेट हो गया कि पाकिस्तान जो है वो गिलगिट बल्तिस्तान रीजन में इलेक्शंस कराने की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसमें जबकि ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है, तो इसमें आप विदाउट इंडिया से कंसर्न किए कोई भी एक्शन कैसे ले सकते हो, ठीक है। तो अभी इंडिया ने रिमाइंड किया चाइना को कि गिलगिट बल्तिस्तान पे हमारे अंडर है, वो हमारा टेरिटरी है, ठीक है। क्योंकि बीजिंग हैज टीन अप विद इस्लामाबाद टू बिल्ड अ डैम। यहाँ पे बीजिंग जो चाइना है वो यहाँ पे डैम बनाने की बातें कर रहा है, ठीक है। कौन सा डैम, ये देखिए दियामर बाशा डैम जो चाइना है वो बनाने की बात कर रहा है कि वो गिलगित बल्तिस्तान वाले इलाके में यहाँ पर डैम बनाएगा, ठीक है। और इससे होगा क्या कि ये जो इंडस रिवर है जो वहाँ से बहती है, इसका जो वाटर है वो उसको इरिगेशन के लिए यूज़ करेगा, और जो इससे डाउन स्ट्रीम में फ्लड्स आ जाते थे उसके ऊपर काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिए इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो 1960 में वर्ल्ड बैंक के तहत एक ट्रीटी साइन हुई थी, इंडस वाटर ट्रीटी, जिसके तहत जो इंडस, झेलम और चेनाब, ये जो तीन रिवर हैं, इसका 80-20 में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। 80% वाटर पाकिस्तान को जाएगा, 20% इंडिया को जाएगा। और जो बची हुई नदियां हैं जैसे कि रावी है, बियास है और सतलज है, इनका भी 80-20 का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। इसमें 80% जो पानी है वो भारत को जाएगा और 20% पाकिस्तान को जाएगा। तो इस तरीके से 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी। और अभी ये जो इंडस की वाटर है, जो इंडस नदी है, इसके ऊपर डियामर बाशा डैम पाकिस्तान बनाने वाला है, बनाने की बात चल रही है गिलगित बल्तिस्तान में। तो अभी इसके ऊपर
इंडिया ने कहा है कि देखिए ये हमारा टेरिटरी है। तो अब देखते हैं इसके ऊपर क्या निकल के आता है। अब देखिए जब बात आई है गिलगिट बल्तिस्तान की, तो इसको मैं मैप में दिखाता हूँ। अब यहाँ देखिए देखिए ये है जम्मू कश्मीर। जी वैसे मैं आपको पुराना मैप दिखा रहा हूँ, नया मैप भी दिखाऊंगा अभी, क्योंकि हम सब जानते हैं 5 अगस्त के बाद कैसे जम्मू कश्मीर ये सब थोड़ा सा डाइवर्जन हो गया। अभी देखिए नया मैप हमने बनाया है, जब हमने 370 और 35A को डाइल्यूट कर दिया था और 35A को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया था। ठीक है, उसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमने अलग अलग बनाए हैं, तो वो मैप में मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन आप पहले पुराने वाले मैप में समझिए। देखिए ये जम्मू कश्मीर था, ये आज़ाद कश्मीर है, ये गिलगिट बल्तिस्तान है। ठीक है, आज़ाद कश्मीर के ऊपर तो अभी कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें इनको थोड़ी सी सॉवरेनिटी है, यहाँ खुद के प्राइम मिनिस्टर टाइप भी होते हैं। ठीक है, और यहाँ देखिए ये अक्साई चीन है, अक्साई चीन के ऊपर पूरा चाइना का कंट्रोल है। ये देखिए शासगम वैली है, शासगम वैली है। ये सैचिन है, सैचिन अभी भारत के कंट्रोल में। ठीक है, शासगम वैली क्या था, ये पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया था। ठीक है, अब और ये अक्साई चीन ये एडमिनिस्ट्रेड बाय चाइना है। तो ये कुछ जोग्राफिकल चीज़ें हैं जम्मू कश्मीर के बारे में, जिसको आपको ज़रूर से याद रखना चाहिए। ठीक है, तो अब इशू कहाँ का है, इशू है गिलगिट बल्तिस्तान का। गिलगिट बल्तिस्तान में पोल्स हो रहे हैं, यानी इलेक्शन कराने की बात कर रहा है पाकिस्तान। और यहाँ पे अभी चाइना की मदद से पाकिस्तान डैम भी बनवा रहा है। ठीक है, डैम है बाशा डैम, ये डैम का नाम आप याद रखना। अब मैं आपको आज के मैप में दिखाता हूँ कि गिलगिट बल्तिस्तान कहाँ पर है। ये देखिए, अब देखिए ये हो गया कश्मीर, ये है लद्दाख। ठीक है, और ये बीच में पड़ रहा है कारगिल। अब ये हो गया गिलगिट, गिलगिट और ये बल्तिस्तान। ठीक है, गिलगिट और बल्तिस्तान। और देखिए ये हो गया पीओके, यानी ये वाला देख लेंगे तो आप हो जाएगा आज़ाद कश्मीर वाला हिस्सा, ये अक्साई चीन वाला हिस्सा है, ये शासगम वैली वाला हिस्सा है। ठीक है, तो इस तरीके से अभी ये नया वाले मैप में आप देख सकते हो कि यहाँ पर गिलगिट बल्तिस्तान है। ठीक है, तो अभी ये डिस्प्यूटेड रीजन है, लेकिन फिर हमने भी रिटेलिएट किया था। फिर हम जो न्यूज़ सुनाते थे, हमने देखा था, आपने देखा होगा, न्यूज़ सुनी होगी कि कैसे हमारा जो आईएमडी डिपार्टमेंट है उसने फिर गिलगित बल्तिस्तान को कवर करना शुरू कर दिया था, ताकि अगर तुम डायरेक्ट वायलेशन करोगे ट्रीटी का और जो डिस्प्यूटेड एरिया है उसके रूल्स को फॉलो नहीं करोगे, तो हम भी अपनी टेरिटरी को ऐसे ही नहीं जाने देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई मैप की बात। चलिए अब आगे देखते हैं और क्या न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। और यहाँ पर देखिए इंडिया ने कहा है जो इंडिया चाइना फेस ऑफ हुआ था, नॉट रिलेटेड टू एनी ग्लोबल इवेंट। ठीक है, जो अभी हमने देखा था, जो लद्दाख के करीब में अभी इंडिया और चाइना के जो आर्मी ट्रूप्स हैं उनके बीच में थोड़ी सी हाथापाई हुई थी। ठीक है, तो इसका वो ग्लोबल इवेंट से कोई भी लेना देना नहीं है, ऐसा हमारे जो अभी आर्मी के जनरल हैं, कौन है वो, मनोज नरावने साहब, इन्होंने क्लियर किया है कि इसका ग्लोबल इवेंट से कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये एक बात है अभी। अब देखिए एक और चीज़ ये सामने आ रही है कि टॉक्स विद द नेपाल आफ्टर द पेंडेमिक, क्योंकि अभी नेपाल के साथ भी हमारा एक डिस्प्यूट चल रहा है, काला पानी डिस्प्यूट। क्योंकि नेपाल नाराज़ है कि हम काला पानी को उत्तराखंड वाले रीजन में, हमारे रीजन में दिखाया था जब हमने नया पॉलिटिकल मैप जारी किया था। तो नेपाल इस पॉइंट से नाराज़ है। और अभी हमने देखा कि जैसे हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ साहब ने अभी जो एक लिंकिंग रोड जो आप कह सकते हो कैलाश मानसरोवर तक जाएगा, उसका इनॉग्रेशन किया था। ठीक है, तो उसके उसमें से फिर वो रोड कहाँ से गया था, लीपू लेक पास से गया था, जो उत्तराखंड में स्थित है। तो उसके तहत भी नेपाल नाराज़ है कि आपने हमसे बात ही नहीं करी, और ये जो डिस्प्यूटेड एरिया है और जो हम नेपाल एक तरीके से क्लेम करता है कि उसका एरिया है, और उसमें आप इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, इतनी सारी एक्टिविटी कर रहे हो। ठीक है, तो अब काला पानी की बात आई है, तो काला पानी को मैप में देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये हो गया हमारा प्यारा भारत, और देखिए ये हो गया उत्तराखंड वाला इलाका, और ये हो गया नेपाल वाला इलाका। ठीक है, जो उत्तराखंड और नेपाल के इस बॉर्डर पे काफ़ी आपको इतनी क्लैरिटी नहीं होगी, लेकिन आप देखिए इमेजिन कर सकते हैं, ये जो पॉइंट वाला इलाके मैं बता रहा हूँ जो उत्तराखंड और नेपाल से सटा हुआ है, ये पॉइंट ही काला पानी है। ठीक है, काला पानी, तो फिर ये उत्तराखंड में स्थित है और इसको रिलेटेड ही ये इशू चालू है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पर देखिए जो यूएसए के अफ़गानिस्तान के लिए जो आप कह सकते हो दूत हैं, एम्बेसडर हैं, ठीक है, जो स्पोक पर्सन है जल्मी खलीलजाद, उन्होंने क्या कहा है कि जो इंडिया है नॉन कमिटल है टू टॉक विद द तालिबान। दरअसल देखिए अब अफ़गानिस्तान की बात बताऊं आपको, तो अफ़गानिस्तान में एक और गवर्नमेंट है जो अशरफ गानी जिसके आप कह सकते हो डेमोक्रेटिक लीडर हैं, और दूसरी तरफ जो टेररिस्ट ग्रुप तालिबान है। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी इन दोनों के बीच में लड़ाई है। तालिबान जहाँ एक तरफ आतंकी ग्रुप है वो पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा करना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ अपनी
जो अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट है वो काफ़ी स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि इनकी जो तालिबान की पहुंच है वो काफ़ी बढ़ते जा रही है। तो बीच में हमने देखा यूएसए ने कैसे एक पीस ट्रीटी साइन की, जिसके तहत यूएसए विड्रॉ कर देना चाहता है, और वो इन जो एरिया है इसमें थोड़ी सी इन दोनों के बीच बात करा के सेटलमेंट कराना चाहता है। तो इसमें ये एक बात सामने आई थी कि जो अफ़गानिस्तान है वो कुछ प्रिजनर्स रिलीज़ करेगा। इसके ऊपर बात कर ली थी तालिबान ने यूएसए के साथ, लेकिन तालिबान ने अफगानिस्तान के साथ बात नहीं की थी। तो इसके तहत अफगानिस्तान गवर्नमेंट रिफ्यूज़ कर रही थी कि वो रिलीज़ करेगी, लेकिन बाद में तालिबान और अफगानिस्तान के बीच में बात हुई, तो अभी उसके ऊपर भी बातचीत की जा रही है। और यहाँ पे इंडिया का पहलू ये आ रहा है कि इंडिया डायरेक्ट तालिबान से बात नहीं करना चाहता है, क्योंकि तालिबान एक टेररिस्ट ग्रुप है और हमारे जो रिलेशन है वो गवर्नमेंट के साथ है। तो हम गवर्नमेंट के साथ बात करेंगे, वहाँ के पब्लिक के साथ बात करेंगे, पब्लिक वेलफेयर के लिए हम काम करना चाहते हैं, हम किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम नहीं करना चाहते। तो इंडियन की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये रिप्लाई अभी वहाँ पर गया हुआ है। तो फ्यूचर में देखेंगे कि इस रीजन में क्या निकल कर आता है, कैसे तालिबान बिहेव करता है, कैसे यहाँ पे पीस आ पाती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक पिक्चर आ रही है मुंबई के जो साइन इलाका है वहाँ पर कैसे एक बिल्डिंग में क्वारंटाइन किया गया है जो कोविड के पेशेंट्स हैं। तो बहुत सी जगह आपको दुनिया में आज की डेट में ऐसी ग्लूमी पिक्चरें देखने को मिल सकती है जहाँ पर लोग आइसोलेटेड हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कैसे माइग्रेंट लोग जो अपने घरों की तरफ निकले हुए हैं, कैसे बीच में ही एक ट्रेन के ऊपर जब वो सवार होने वाले थे, मतलब उनको ट्रेन पकड़नी थी, तो काफ़ी भगदड़ हो गई और काफ़ी लोगों के सामान देखो कैसे बिखरे हुए पड़े हैं। तो ये सब ऐसी पिक्चर देखने में मिल रही है पूरे देश में। और यहाँ पर देखिए अभी जो वायरस डायग्नोस्टिक टेस्ट है, जो इंडिया कह रहा था कि अभी हम एक नया टेस्ट लेके आएंगे। ठीक है, जो हमारा देखिए क्या नाम था इसका, चित्रा जीन लैम्पैन। ठीक है, जो ये एन जीन होता है, जैसे कि देखिए एक होता है ई जीन होता है, और देखिए एक ये होता है ई जीन है, और एक है आर डी आर पी, आर एन ए डिपेंडेंट आर एन ए पॉलीमरेज। ये दो तरीके के जीन है। ठीक है, और एक जीन होता है एन जीन वाला। ठीक है, तो अभी देखिए एक तरफ जहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो रिकमेंड करता है ई जीन और आर डी आर पी जीन की टेस्टिंग को, वहीं दूसरी तरफ जो यूएसए का आप कह सकते हो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ये डिपार्टमेंट है, ये रिकमेंड करता है कि आपको चेक करना चाहिए एन जीन की टेस्टिंग। ठीक है, और जर्मनी और चाइना भी एन जीन की टेस्टिंग के ऊपर ही काम करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो अभी इंडिया का चित्रा जीन लैम्प पेन, ठीक है, ये आप कह सकते हो जो केरला तिरुवनंतपुरम केरला, यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है, ये इसके ऊपर काम कर रहा था, तो उसमें अभी डिले हो सकता है। तो इस टेक्नोलॉजी की जो लैंप है, लैंप की फुल फॉर्म क्या है, लूप मेडिएटेड आइसोथर्मल एम्पलीफिकेशन। ठीक है, इस टेक्नोलॉजी पे ये काम करता है, लूप मेडिएटेड आइसोथर्मल एम्पलीफिकेशन। तो अभी इसमें डिले हो सकता है, ताकि अगर ये रिलीज़ हो जाता तो हमें रैपिड तरीके से टेस्टिंग करने में आसानी हो सकती थी, लेकिन अभी इसमें भी डिले देखने को मिल सकता है। और देखिए ये बोला गया फास्टर भी है, चीपर भी है। तो देखने वाली बात होगी किस तरीके से अभी रैपिड, क्योंकि जो चाइना से रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट आई थी तो वो तो काफ़ी फॉल्टी पाई गई थी। तो अभी काफ़ी कुछ निर्भर करता है कि हम इंडिजीनियसली कैसे चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक साइंटिस्ट लोग ने एक स्टडी करके ये कहा है कि मास्क जो है वो काफ़ी क्रूशियल है, क्योंकि बीच में हमने सुना था कि कैसे मास्क के यूज़ को लेकर भी कंट्रोवर्सी हो गई थी कि किसको मास्क पहनना चाहिए, किसको मास्क नहीं पहनना चाहिए। लेकिन अभी साइंटिस्ट ने कहा है कि मास्क काफ़ी एसेंशियल है। एक तरफ जहाँ जो कोविड पेशेंट है वो पहनेगा तो वो तो ट्रांसमिट नहीं करेगा अपने मुंह से, वहीं दूसरी तरफ अगर आप नॉर्मल पर्सन भी हो, अगर आप भी पहनोगे तो आप भी सेफ रहोगे बाहर के किसी कंटेमिनेटेड एयर या लिक्विड ड्रॉपलेट वगैरह आपके आप कह सकते हो माउथ या नोज से एंटर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो इसका यूज़ काफ़ी तरीके से हमें सेफ रखता है बाहर के आप कह सकते हो पार्टिकल से। ठीक है, तो ये एक स्टडी भी सामने आई है। देखिए अभी सर्वेलांस टेस्टिंग की जाएगी फॉर माइग्रेंट्स को, जितने भी माइग्रेंट्स यहाँ से वहाँ जा रहे हैं उन लोगों की टेस्टिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कोई इन्फेक्टेड हो और वो जाके जो एक सेफ कम्युनिटी है वहाँ पे इन्फेक्शन फैला दे। तो एक पूल्ड टेस्टिंग की कंसेप्ट हमने बीच में डिस्कस किया था कि पूल्ड टेस्टिंग कैसे की जा सकती है। मतलब इसमें क्या किया जाएगा कि पर्टिकुलर नंबर ऑफ ग्रुप्स में, 5-5 के ग्रुप में आप कह सकते हो कि सैंपल्स लिए जाएंगे, फिर उसको एक किट में ही वो 5 के जो ग्रुप है उसका टेस्ट कर लिया जाएगा। फिर अगर पूरा ही नेगेटिव मिला, मतलब पूरा ही ग्रुप आप कह सकते हो कि नेगेटिव है यानी कोविड पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, अगर उसमें से एक भी पॉजिटिव मिल गया तो पहले ऐसा था कि पांचों की टेस्टिंग की जाती थी, लेकिन उसके बाद ये भी टेक्नोलॉजी आ गई कि आप पर्टिकुलरली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किसका सैंपल पॉजिटिव पाया गया है, फिर उस इंडिविजुअल की टेस्टिंग अलग से की जाती थी। ठीक है, तो ये पूल टेस्टिंग करके आप सर्विलांस रख सकते हो माइग्रेंट का, ये एक कंसेप्ट है। ठीक है, और देखते हैं और क्या है। अब देखिए यहाँ पे क्या बात आई है, यहाँ पे देखिए जो
अभी सस्पेंशन किया गया है लेबर लॉ का, उसके लेके काफ़ी लोग नाराज़ हैं। जो यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात में माइग्रेंट लॉज को काफ़ी स्टिक कर दिया गया है, जो 8 आवर्स से 12 आवर्स करने की बात की गई है, ठीक है, वो सब बातें सामने आ रही है। देखिए कैसे लोग अपने घरों की तरफ जा रहे हैं ट्रकों में भर भर के, कितनी भीड़ है यहाँ पर। राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद जी हैं, उन्होंने 30% अपना जो सैलरी है उसको नहीं लेंगे, वो कह रहे हैं कि फॉरगो करेंगे, मतलब छोड़ देंगे, ठीक है। और जो यूके की हाई कोर्ट है, उसने विजय माल्या का जो प्ली है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करना चाहता था, तो उसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। वहाँ की हाई कोर्ट ने इसको तो गिल्टी फाउंड किया है और इसके एक्स्ट्रेडिशन पे हाँ कर दी है कि इसको एक्स्ट्राडाइट किया जाएगा। एक्स्ट्राडाइट मतलब दूसरे देश से अपने देश में लाया जाएगा, ठीक है। तो फिर इसकी बात थी कि ये सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाएगा, लेकिन वहाँ की हाई कोर्ट ने मना कर दिया अभी, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो नेवी है, उसके जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, उसको पेटेंट मिलने वाला है, ठीक है। तो अभी जैसे कि भारत में पहले एक भी पीपीई बनते नहीं थे, लेकिन अब बहुत सारे लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं और तरीके तरीके के इनोवेशंस लेके पीपीई डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी ये नेवी ने बनाया है, तो इसको अभी पेटेंट मिलेगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे शॉर्ट सर्विसेज कमीशन है, इसमें भी थोड़ी बहुत अभी अट्रैक्टिवनेस बढ़ाई जाएगी। तो क्योंकि जो आर्मी है, जो डिफेंस सेक्टर है, उसमें एक बहुत बड़ा बर्डन हो जाता है पेंशन्स का, कि जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है, जिसको 10 साल 14 साल सर्विस के बाद दूसरे फील्ड में सिविलियंस लाइन में शिफ्ट होना पड़ता है, लेकिन उन उन लोग के ऊपर काफ़ी खर्चा हो जाता है, ठीक है। तो अभी कुछ नया रूट्स लेके आने की बात कर रहे हैं हमारे जो सीडीएस हैं, जनरल बिपिन रावत साहब, की कैसे खर्चों को कम किया जाए और इनको कुछ स्पेसिफिक ट्रेनिंग कोर्सेज दिया जाए, ताकि ये सिविलियन साइड में शिफ्ट हो सकें इजीली, और जो आर्मी है उनके ऊपर बर्डन थोड़ा सा कम हो सके, ठीक है। और हमने कल भी देखा था कि कैसे अभी एक नया 3 ईयर प्रोग्राम लाने की बात की गई है, जिसमें काफ़ी यूथ लोग जाके 3 ईयर सर्विस करके आ सकते हैं, तो वो भी एक अच्छा इनिशिएटिव है। यहाँ पर देखिए डब्ल्यू का कहना है, वायरस में नेवर गो अवे वॉन्स डब्ल्यू, ठीक है। तो हो सकता है ये वायरस हमेशा ही सरवाइव कर जाए और हमें ही एडजस्ट होना पड़ेगा, या जो भी आप डेवलपमेंट करके इनोवेशन करके ह्यूमन रेस को या ह्यूमन काइंड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो चीज़ें करके ही चीज़ें संभालनी पड़ेंगी, ठीक है। और पेटेंट फ्री साइंस की बात की गई है कि जो भी नेशन अगर वैक्सीन वगैरह निकालता है, तो ऐसा नहीं कि वो उसको पेटेंट करके उससे पैसे कमाए, ठीक है। उसको पेटेंट फ्री करना पड़ेगा और सभी नेशन के साथ शेयर करना पड़ेगा कि कैसे इसको बनाया गया है, इस दवाई को, और ताकि सभी आप कह सकते हैं ग्लोबल लेवल पे यूज़ करके इसका ह्यूमन काइंड के लिए इस्तेमाल किया जा सके, ठीक है। हमने आप कह सकते हैं बीच में पूल पेटेंट पूल की बात की थी, ठीक है, पूल पेटेंट की बात की थी कि कैसे एक पूल होगा, मतलब आप कह सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे सभी जो आप कह सकते हो पेटेंट ला के रखेंगे, फिर जो पेटेंट अगर किसी कंट्री को सर्च वगैरह रिसर्च करनी है, तो वहाँ से वो पेटेंट खरीद के कुछ पैसे पे करे, ताकि जिसने पेटेंट बनाया है उसको भी थोड़ा बहुत अर्निंग हो सके, ठीक है। तो वो एक कंसेप्ट भी डिस्कस किया था, वो भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी देखिए चाइना ने रिजेक्ट कर दिया, जो यूएस ने क्लेम लगाया था कि जो चाइना है वो यूएस के वैक्सीन रिसर्च के ऊपर चोरी कर रहा है, ठीक है। तो अभी चाइना ने रिजेक्ट कर दिया है। चाइना और यूएसए की लड़ाई तो चलती रहती है। अब देखिए यहाँ पर एक खबर ये आ रही है कि जो ट्रम्प हैं वो उन्होंने जैसे स्टार्टिंग से ही काफ़ी वो लॉकडाउन के अगेंस्ट में रहे हैं, वो कह रहे हैं अभी स्कूल रीओपन करने के बारे में भी बात कर रहे हैं, डिस्पाइट जो उनके जो आप कह सकते हो सबसे जो चीफ हैं, जो हेल्थ के ऊपर एडवाइजरी देते हैं, फॉसी फॉसी साहब, उन्होंने मना किया है। लेकिन आप जानते हैं कि ट्रम्प जो एक बार फैसला ले लेते हैं फिर तो हार्डली किसी को सुनते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसराइल में वापस से कुछ दिक्कत देखने को मिल रही है कि इसराइल गवर्नमेंट फॉर्मेशन जो है वो डिले हो सकती है, क्योंकि अभी हमने देखा कि कैसे 3 बार कंटिन्यूस इलेक्शन कराने के बावजूद वहाँ पर किसी भी पार्टी को मेजोरिटी मिल नहीं रही थी। जहाँ पे एक तरफ जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी जो लिक्विड पार्टी, और दूसरी तरफ जो उनके राइवल हैं, ठीक है, बेनी गैंट्स, जिनकी ब्लू एंड वाइट पार्टी है, ठीक है, वो पार्टी है। तो ये दो अभी इन्होंने क्या किया कि दोनों मिल के कोalition की गवर्नमेंट बनाएंगे। हाफ टाइम पीरियड ये करेंगे, हाफ टाइम पीरियड ये फिर बेनी गैंट्स रूल करेंगे, ठीक है। अब प्रिसाइड करेंगे मतलब, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि कब इनकी फॉर्मेशन गवर्नमेंट बन पाती है। और एक बात ये बता दूं कि बेंजामिन नेतन्याहू पर अभी करप्शन के केसेस भी चल रहे हैं, तो वो भी देखने वाली बात है। अब यहाँ देखिए चाइना ने रिवर्ट किया है ताइवान का ऑन डब्ल्यूएचओ पार्टिसिपेशन। हमने देखा भी ताइवान ने कितने अच्छे तरीके से कोविड 19 को हैंडल किया है, और ताइवान का मॉडल उसने बोला है कि पूरे वर्ल्ड में कंसिडर करना चाहिए और इससे चीज़ें सीख कर अपने अपने नेशन में उसको अप्लाई करना चाहिए। तो ताइवान इस कोविड को एज अ अपॉर्चुनिटी ले रहा है और वर्ल्ड में एज ए इंडिविजुअल, एज ए सोवरन पावर
खुद को दिखलाना चाहता है। और जहाँ डब्ल्यू में ताइवान एक मेंबर नहीं है, तो ताइवान खुद को एक मेंबर बनाना चाहता है। जैसा यूएन में 193 कंट्रीज होती है, ठीक है। और अगर आपको एज ए इंडिविजुअल कंट्री बनना है, अगर आपने यहाँ पे एज ए इंडिविजुअल कंट्री मेंबरशिप ले ली, इसका मतलब आप एक इंडिविजुअल कंट्री है। तो चाइना की जैसे से पॉलिसी रही है, वन चाइना प्रिंसिपल। वन चाइना प्रिंसिपल कहता है, चाइना कहता है कि ताइवान उसी का हिस्सा है, लेकिन ताइवान इसको रिफ्यूज़ करता है। ताइवान कहता है ताइवान एक इंडिपेंडेंट नेशन है, ठीक है। तो एक होता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो मेनलैंड चाइना है, ठीक है। एक होता है रिपब्लिक ऑफ चाइना जो कि ताइवान को कहा जाता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं ताइवान से रिलेटेड। तो ताइवान देखते हैं अभी कैसे अपनी पोजीशन या सीट ले पाता है डब्ल्यू में या यूएन में। तो अगर ले लेगा तो चाइना के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इंडिया ने अभी, इंडिया जैसे कि 179 ऐसी कंट्रीज़ हैं, जो यूएन में 193 कंट्रीज़ है, उसमें से 179 कंट्रीज़ हैं जो ताइवान के साथ कोई भी बायलैटरल रिलेशन नहीं रखती है। इंडिया इज़ वन ऑफ देम, ठीक है। इंडिया का भी डायरेक्ट ताइवान के साथ बायलैटरल रिलेशन नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर श्रीलंका में एक इशू ये सामने आ रहा है कि जो श्रीलंकन गवर्नमेंट है, उन्होंने कंपलसरी कर दिया है क्रीमेशन, यानी कि जितने भी कोविड से डेथ हो रही हैं, उनके जितने भी सस्पेक्ट हैं, उनको अगर डेथ हो रही है तो क्रीमेशन किया जाएगा। यानी कि आप कहते हैं, एक होता है बरी करना, एक होता है जला देना, ठीक है। तो अभी जलाने की वहाँ पे बात की जा रही है। तो जो मुस्लिम है उनके रिलीजियस बिलीव काफ़ी इफेक्ट हो रहे हैं। तो ये एक चीज़ अभी श्रीलंका में देखने को मिल रही है। और बात श्रीलंका की है, तो श्रीलंका के बारे में बता दूं, वहाँ के प्रेसिडेंट हैं गोटाबाया राजपक्षा। और प्राइम मिनिस्टर कौन है, उनके ही भाई महिंदा राजपक्षा, जो पहले की फॉर्मर प्रेसिडेंट हुआ करते थे, ठीक है। तो दोनों ही भाई काफ़ी टॉप मोस्ट पोजीशन पे हैं और पूरी श्रीलंका को लेके चल रहे हैं। और श्रीलंका चाइना के साथ बहुत बड़े बर्डन में है, वो भी अलग कंसेप्ट आप जानते होंगे, ठीक है। वो एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, उसको ज़रूर क्लियर करके रखिए। और यहाँ पर देखिए ऑस्ट्रेलिया की बात की गई कि ऑस्ट्रेलिया ने कैसे, हमने अभी बीच में देखा कि गूगल और जो ये बड़े बड़े टेक जाइंट्स हैं, इनसे कैसे जो हमारे आप कह सकते हैं जो न्यूज़ लिखते हैं, जो न्यूज़ आर्टिकल वगैरह छापते हैं, तो फिर ये गूगल वगैरह क्या उनकी न्यूज़ डायरेक्ट उठा के उनसे अर्निंग करते हैं और इनको कोई भी पैसा देते नहीं है। तो अभी बहुत सारी जो न्यूज़ एजेंसीज हैं, जो न्यूज़ प्लेटफॉर्म है, वो इनके अगेंस्ट आवाज़ उठा रहे हैं। अभी इसी में ऑस्ट्रेलिया ने भी कहा है कि वो गूगल वगैरह फेसबुक वगैरह से 400 मिलियन डॉलर चार्ज करना चाहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या जो ये टेक जाइंट्स हैं, इनके रवैये में चेंज आता है, या फिर ये इसी तरीके से फ्री ऑफ चार्ज उनका कंटेंट लेंगे और खुद अर्निंग करेंगे और उनको एक पैसे की भी मदद नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए हमने देखा कि कैसे टीडीएस और टीसीएस यानी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स और टैक्स कलेक्शन एट सोर्स कट कर दिया गया है थोड़ा बहुत, ताकि एम्प्लॉयज़ वगैरह को रिलीफ मिल सकें। और ये तो वही बात है जो अफोर्डेबल हाउसिंग वाली बात हमने देखी, जो लेबररों को दिया जा रहा है, ठीक है। और देखिए और क्या इंपॉर्टेंट है। और ये तो स्पोर्ट्स सेक्शन है, इसमें तो आज खास ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट आया नहीं है, क्योंकि सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बंद चल रही हैं। और यहाँ देखिए कि ये देख सकते हो आप, कश्मीर में चेरी ग्रोवर्स कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि सारी चीज़ें लॉकडाउन है, ट्रांसपोर्टेशन भी बंद है, डिमांड भी काफ़ी ख़त्म सी है। तो जितने भी आप कह सकते हो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स है, पेरिशेबल आइटम्स है, उनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलेंगे हम कल की न्यूज़ एनालिसिस के साथ। चलिए शुक्रिया।